इस वक्त पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क मौजूद हैं। अगर ये सारी ताकतें एक मकसूद के लिए एक हो जाएं, तो फ़ौज के लिहाज से भी और इकनॉमी के लिहाज से भी दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत मुस्लिम दुनिया के पास हो सकती है। ऑयल, एग्रीकल्चर, तिजारत के अहम रास्ते, सब कुछ एक कलेक्टिव निज़ाम के तहत बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। इसीलिए तारीख़ में हमेशा ये देखा गया कि जब भी मुस्लिम दुनिया एक होने के करीब आई, उसे अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश हुई। ये बात यहूदी अच्छे से जानते हैं। इन्हें पता है अगर मुसलमानों को हराना है तो सबसे पहले आपस में तोड़ना होगा। नेतन्याहू ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि मुसलमान खिलाफत करना चाहते हैं। ये बात सामने आती रही है कि मुस्लिम यूनिटी का ख्याल ग्लोबल पावर्स के लिए एक सीरियस चैलेंज समझा जाता रहा है। लेकिन सवाल ये है, वो निज़ाम जो कभी दुनिया का सबसे इंसाफ पसंद सिस्टम था, उसे मुसलमानों से छीना कैसे गया? ये कहानी आज की नहीं, बल्कि आज से लगभग 1400 साल पहले शुरू होती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे एक यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा धीरे धीरे इख्तिलाफात, फितनों और सियासत का शिकार बनी और कैसे तारीख का रुख बदल गया। देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का सफ़र शुरू हुआ एक छोटे से कबीले से, मक्का से मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुस्लिम उम्मा एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन असली क़ुव्वत ज़ाहिर हुई खिलाफत के ज़रिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, इन 4 खुलफ़ाए राशिदीन ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो दुनिया की तारीख हिला कर रख देता था। खिलाफत राशिदा के दौर में मुसलमान फ़ारिस यानी पर्शिया, रूम यानी बेज़ेंटाइन एम्पायर, मिस्र, शाम और आगे चलकर हिंदुस्तान तक पहुँचे। ये फतुहात सिर्फ तलवार से नहीं थीं, बल्कि अदल, इंसाफ और इल्म के ज़रिए थीं। बगदाद का बैतुल हिकमा, कॉर्डोबा की मस्जिदें और यूनिवर्सिटीज़, ये सब खिलाफत के निज़ाम की जिंदा मिसालें हैं। एक ही लीडर, एक ही हुकूमत, लगभग 50 मिलियन लोग और वास्ट एम्पायर्स, बिना किसी कौमी या नस्ली तफरीक के। इस दौर में कोई बड़ा इंटरनल फितना नहीं था, सिर्फ यूनिटी थी। और अगर हम पूछें कि ये कुव्वत कितनी ज़्यादा थी, तो जवाब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में मिलता है। उसी वक्त मुस्लिम फ़ौज ने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स को शिकस्त दी। सैसानिड एम्पायर, ईरान की ताकत, मुकम्मल ख़त्म हो गई। बेज़ेंटाइन एम्पायर को कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाज़ों तक पीछे धकेल दिया गया। यही थी खिलाफत की ताकत। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 1400 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने खिलाफत के निज़ाम को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। तारीख़ का पहला बड़ा ज़ख्म लगा करबला में। 680 ईस्वी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। ये वाक़या सिर्फ़ एक गमनाक हादसा नहीं था, बल्कि मुस्लिम उम्मा के अंदर पहली गहरी दरार की शुरुआत थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। लेकिन अफ़सोस, ये मुकाबला किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि मुसलमानों के दरमियान ही हुआ। करबला के बाद धीरे धीरे इख्तिलाफ़ात ने शक्ल इख्तियार की और वक्त के साथ सुन्नी और शिया की सोच और ज़्यादा दूर होती चली गई। इसके बाद तारीख़ का अगला मोड़ आया 750 ईस्वी में, जब बनी अब्बास ने बनी उमैया को शिकस्त दी। उमैयद खिलाफत का खात्मा हुआ और अब्बासी खिलाफत कायम हुई। अब्बासियों के दौर में इल्म और तहजीब अपनी बुलंदी पर पहुंचे। बगदाद इल्म का मरकज़ बना, लेकिन इसके बावजूद असल यूनिटी वापस ना आ सकी। अंदर ही अंदर प्रोविंसेस अलग सोचने लगे, अलग हुक्मरान उभरने लगे और सेंट्रल खिलाफत धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। ये सब कैसे हुआ? फितनों के ज़रिए। हर तरफ अंदरूनी जंगें, बनी उमैया और बनी अब्बास की दुश्मनी, खारजियों की बगावत, तुर्क कबाइल का सियासी उरूज। मुसलमान आपस में लड़ते रहे और बाहरी कुव्वतें खामोशी से सब कुछ देखती रहीं।
यहीं से खिलाफत का वो निज़ाम जो कभी एक था, टुकड़ों में बंटता चला गया। अब हम पहुंचते हैं तारीख के उस लम्हे पर, 1258 ईस्वी, वो साल जब खिलाफत को सबसे गहरा जख्म लगा। सेंट्रल एशिया से उठने वाली मंगोल फौज हुलागू खान की क़यादत में चंगेज़ खान का नस्ल बगदाद के दरवाज़ों तक आ पहुंची। उस वक्त अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसिम बिल्लाह हुक्मरान थे, लेकिन अफसोस ना कोई मजबूत फौज, ना कोई तैयारी, ना कोई इत्तेहाद, सिर्फ खाली दीवारें और कमज़ोर फैसले। सिर्फ 40 दिन के अंदर बगदाद, जो सदियों तक दुनिया का इल्म और तहजीब का मरकज़ रहा, खाक में मिला दिया गया। तारीख के मुताबिक लाखों लोग कत्ल हुए और बैतुल हिकमा, जहां दुनिया का सबसे कीमती इल्म महफूज था, तबाह कर दिया गया। कहा जाता है इतनी किताबें दजला के दरिया में फेंकी गईं कि पानी का रंग बदल गया। ये सिर्फ शहर का गिरना नहीं था, ये इल्म, निज़ाम और रहनुमाई का गिरना था। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि मंगोल इतने ताकतवर कैसे थे। असल सवाल ये है, मुस्लिम दुनिया इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? जवाब बाहरी नहीं, अंदर था। मुस्लिम सल्तनतें आपस में तकसीम थीं। तुर्किक हुक्मरान अलग, ममलूक अलग और खिलाफत सिर्फ नाम की रह गई थी। बगदाद के बाद खिलाफत का मरकज़ मिस्र ममलूक सल्तनत में कायम हुआ, लेकिन अब वो असल क़ुव्वत नहीं रही, सिर्फ एक निशानी, एक साया उस निज़ाम का जो कभी दुनिया को रास्ता दिखाता था। बगदाद के गिरने के बाद दुनिया ने सोचा कि शायद खिलाफत का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन तारीख ने एक नया मोड़ लिया। 1299 ईस्वी अनातोलिया से एक नई ताकत उठी, ऑटोमन सल्तनत। धीरे धीरे ये सल्तनत सिर्फ एक रियासत नहीं रही, बल्कि मुस्लिम दुनिया की रहनुमा ताकत बन गई। 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने कायरो फतह किया और अब्बासिद खिलाफत का मरकज़ ऑटोमन सल्तनत के पास आ गया। यहीं से ऑटोमन हुक्मरान कैलिफ कहलाने लगे। फिर आया तारीख का एक अजीम दौर, सुल्तान सुलेमान कानूनी, जिसने यूरोप को हिला कर रख दिया। ऑटोमन फौज वियना के दरवाज़ों तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त ऑटोमन खिलाफत 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर फैल चुकी थी। तकरीबन 30 करोड़ लोग एक ही हुकूमत के तहत, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी और जैनिसरी फौज ऑटोमन कुव्वत की पहचान थी। उस दौर में ऑयल अहमियत नहीं रखता था, लेकिन ट्रेड रूट्स, ज़राअत और शहरी निज़ाम ऑटोमन कंट्रोल में थे। ये थी आखिरी वाकई पावरफुल खिलाफत, एक ही कैलिफ और मुस्लिम दुनिया का बड़ा हिस्सा उसके तहत। लेकिन तारीख का एक कानून है, जब भी ताकत अपनी बुलंदी पर होती है, अंदर से इम्तिहान शुरू हो जाता है। ऑटोमन खिलाफत के अंदर भी धीरे धीरे क्रैक्स नजर आने लगे। करप्शन, निज़ाम में सुस्ती और नई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाना। इसके साथ साथ कौमियत और नेशनलिज्म का जहर भी मुस्लिम इलाकों में फैलने लगा, और यहीं से उस खिलाफत के लिए मुश्किल दौर शुरू हुआ जो कभी दुनिया को हिला दिया करती थी। अब कहानी पहुंचती है 20th सेंचुरी में। दुनिया एक अजीम जंग की तरफ बढ़ रही थी, वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन खिलाफत ने जर्मनी के साथ अलायंस बनाया और यहीं से मिडिल ईस्ट ग्लोबल सियासत का मरकज बन गया। ब्रिटेन ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, अंदर से कमजोर करना। अरब इलाकों में बगावत को हिमायत दी गई। शरीफ हुसैन से ये वादा किया गया कि जंग के बाद अरब खुद मुख्तारी मिलेगी और उनके मुक़द्दस मकामात महफूज रहेंगे। इसी दौर में T.E. लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहा जाता है, अरब कबाइल के साथ ऑटोमन हुकूमत के खिलाफ काम करता रहा। लेकिन असल फैसले जंग के मैदान में नहीं, कागज़ पर हो चुके थे। 1916 साइक्स-पिको एग्रीमेंट। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को आपस में नक्शे पर बांट लिया। इराक, सीरिया, जॉर्डन, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स,
जो ज़मीन पर रहने वालों से पूछे बगैर खींच दिए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन खिलाफत शिकस्त खा चुकी थी। सुल्तान महमद छठा सिर्फ नाम का हुक्मरान रह गया, असली ताकत गैरों के हाथ में थी। फिर एक नया दौर शुरू हुआ। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। टर्की को एक सेक्युलर रियासत में तब्दील किया गया। और फिर 1924 खिलाफत का खातिमा, वो निज़ाम जो सदियों तक मुस्लिम दुनिया को एक रिश्ते में बांधे हुए था, कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उस वक्त इसे मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन तारीख के नतीजे कुछ और ही थे। आज मुस्लिम दुनिया 50 से ज़ायद रियासतों में तकसीम है। अलग बॉर्डर्स, अलग निज़ाम और अक्सर आपस के इख्तिलाफात। ये था खिलाफत के आखिरी सफ़र का अंजाम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल सवाल अब भी ज़िंदा है। क्या यूनिटी सिर्फ तारीख का हिस्सा बन चुकी है, या ये सिर्फ एक वक्फा था? आज मुस्लिम दुनिया अलग अलग रियासतों में तकसीम है। सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, सबके अपने बॉर्डर्स, अपने निज़ाम और अपनी सियासत है। अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो मुस्लिम दुनिया की कंबाइंड इकोनॉमी लगभग $10 ट्रिलियन तक पहुंचती है। एनर्जी रिसोर्सेज, दुनिया का अक्सर ऑयल और लाखों ट्रेंड सोल्जर्स मुस्लिम मुल्कों के पास मौजूद हैं। लेकिन कुव्वत के बावजूद इत्तेहाद मौजूद नहीं। कहीं सुन्नी शिया के इख्तिलाफात, कहीं अरब और नॉन अरब की दूरियां, और कहीं कौमी मुफादात दीन पर भारी पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन जैसे मसले पर भी मुस्लिम दुनिया एक आवाज़ बनकर खड़ी नहीं हो पाती। मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अक्सर ये बात कही जाती है कि मुस्लिम यूनिटी एक मुश्किल ख्याल है, लेकिन ये सोच सियासत से आ सकती है। कुरान वाज़े तौर पर कहता है, और यकीनन तुम सब एक ही उम्मा हो। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 92। यानी उम्मा का तसव्वुर कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ हुक्म है। सवाल ये नहीं कि मुसलमान ताकतवर हो सकते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या वो अपनी तारीख से सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब मुसलमान एक थे तो तारीख ने उनका रास्ता देखा था, और जब वो टूट गए तो तारीख ने उनका ज़वाल भी देखा। तो दोस्तों, यह थी 14 सदियों की कहानी। फितने अंदर से उठे, मंगोल हमले बाहर से आए, और फिर ब्रिटिश साजिशों ने खिलाफत का आखिरी निज़ाम भी ख़त्म कर दिया। आज मुसलमान ताकत रखते हैं, लेकिन इत्तेहाद नहीं। हमें ज़रूरत है सिर्फ जज्बात की नहीं, बल्कि इकोनॉमिक यूनिटी, मिलिट्री कोऑपरेशन और पॉलिटिकल विजन की। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आपको लगता है मुसलमान फिर से एक हो सकते हैं? इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मसाइल की नहीं, बल्कि मॉडर्न सॉल्यूशंस की। अल्लाह हाफिज़।